कभी सोचा है कि जब हम कहीं पैसा लगाते हैं तो कितना रिस्क लेना ठीक है और उसके बदले में कितने मुनाफे की उम्मीद करना सही? क्या मतलब, ज्यादा रिस्क का मतलब हमेशा ही ज्यादा रिटर्न होता है? और ये कैसे तय होता है कि किसी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रिटर्न भाई फेयर है? चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम शुरुआत करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड की इस पहेली से। फिर हम समझेंगे कि रिस्क कितने तरह के होते हैं। इसके बाद हम बीटा के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर एक विजुअल मॉडल कैसे बनाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों ये आज भी इतना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का यही जो सबसे बड़ा सवाल है ना, इसी का जवाब देने के लिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी CAPM को बनाया गया था। ये एक ऐसा टूल है जो रिस्क और रिटर्न के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझने में हमारी मदद करता है। यही वो कह सकते हैं कि कोर प्रॉब्लम है जिसे CAPM सुलझाने की कोशिश करता है। ये हमें एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देता है ताकि हम ये समझ सकें कि रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। सीधा साधा मतलब ये कि ये मॉडल हमें ये तय करने में मदद करता है कि किसी इन्वेस्टमेंट से उसके रिस्क को देखते हुए आखिर कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इस मॉडल को समझने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो है रिस्क को दो अलग अलग हिस्सों में बांटना। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि CAPM इन दोनों तरह के रिस्क को बिल्कुल अलग अलग नज़र से देखता है। तो देखिए, एक तरफ है सिस्टमैटिक रिस्क। ये पूरे मार्केट का रिस्क है। जरा सोचिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में या हाल की महामारी के बारे में। ये ऐसी चीजें हैं जो हर कंपनी पर असर डालती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इससे कोई बच नहीं सकता। दूसरी तरफ है नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, जो किसी एक खास कंपनी से जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के CEO ने अचानक इस्तीफा दे दिया या उनका कोई प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया। इस तरह के रिस्क को कई अलग अलग शेयरों में पैसा लगाकर यानी डाइवर्सिफाई करके कम किया जा सकता है। और यहीं पर CAPM का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। देखिए, मॉडल का लॉजिक ये है कि क्योंकि नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर मार्केट उस रिस्क को उठाने के लिए कोई एक्स्ट्रा इनाम क्यों देगा। मतलब रिवॉर्ड सिर्फ उस रिस्क के लिए मिलना चाहिए जिससे बचा नहीं जा सकता, यानी सिस्टमैटिक रिस्क, या जिसे मार्केट रिस्क भी कहते हैं। ये जो एनालॉजी है ना, ये इसे पूरी तरह से साफ कर देती है। सोचिए, बाजार का ज्वार यानी लहरें वो तो सभी नावों पर असर डालती हैं, लेकिन किसी की अपनी नाव में अगर कोई छेद है तो उसे ठीक करना उसी की जिम्मेदारी है, और उस छेद को ठीक करने के लिए कोई इनाम थोड़ी देगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ही मायने रखता है तो उसे मापते कैसे हैं। यहीं पर CAPM एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन देता है, एक अकेली संख्या जिसे कहते हैं बीटा। आसान शब्दों में कहें तो बीटा बस ये बताता है कि कोई एक स्टॉक पूरे मार्केट के मुकाबले कितना ज्यादा या कम वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे होता है। ये सिर्फ जनरल वॉलेटिलिटी नहीं है, ये खास तौर पर मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए उस स्टॉक की सेंसिटिविटी है। चलिए इसको इस चार्ट से समझते हैं। एक यूटिलिटी स्टॉक जिसका बीटा 1 से कम है, मान लीजिए 0.6, वो मार्केट के मुकाबले कम वॉलेटाइल होता है, मतलब ये एक स्थिर नाव जैसा है। अब मार्केट का खुद का बीटा हमेशा 1 होता है, ये हमारा बेंचमार्क है। और एक टेक स्टार्टअप जिसका बीटा 1 से ज्यादा है, जैसे 1.8, वो मार्केट से कहीं ज्यादा ऊपर नीचे होगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रॉकेट बन जाएगा, और जब मार्केट गिरेगा तो उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो जरूरी चीजें हैं, रिस्क फ्री रिटर्न और बीटा। अब इन दोनों को मिलाकर CAPM का जो दिल है वो तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन या SML। तो इसे विजुअलाइज कैसे किया जाए? बहुत आसान है। एक ग्राफ की कल्पना कीजिए। Y एक्सिस पर हम रखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कितनी कमाई की उम्मीद है, और X एक्सिस पर हम रखते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जिसे हम बीटा से मापते हैं। हर ग्राफ का एक शुरुआती पॉइंट होता है। SML के लिए ये है रिस्क फ्री रेट। ये वो थ्योरेटिकल रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर जीरो रिस्क पर यानी जीरो बीटा पर कमा सकता है। आमतौर पर इसे सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न के बराबर माना जाता है। ये हमारी बेसलाइन है, मतलब इससे कम रिटर्न पर कोई रिस्क क्यों ही उठाएगा, है ना? हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट पोर्टफोलियो। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, और बाय डेफिनेशन इसका बीटा ठीक 1.0 होता है, और ये एवरेज मार्केट रिटर्न देता है।
और अब जब हम इन 2 पॉइंट्स रिस्क फ्री रेट और मार्केट पोर्टफोलियो के बीच एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो ये रही हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ये लाइन हमें बताती है कि एक परफेक्ट एफिशिएंट मार्केट में किसी भी बीटा लेवल के लिए कितना रिटर्न मिलना उचित है। ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन केएपीएम की असली ताकत इसके प्रैक्टिकल यूज में है। ये पता लगाने में कि कोई इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। और यहीं पर आता है मिलियन डॉलर का सवाल। देखिए, एसएमएल हमें ये बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट को उसके रिस्क के हिसाब से कितना रिटर्न देना चाहिए था, लेकिन क्या होगा अगर असल में जो रिटर्न मिला वो उस लाइन पर हो ही ना। अगर किसी इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न एसएमएल के ऊपर आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने अपने रिस्क के लेवल के हिसाब से उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। इसी एक्स्ट्रा रिटर्न को अल्फा कहते हैं, और यही वो चीज़ है जिसकी तलाश हर फंड मैनेजर को होती है। ये इस बात का संकेत है कि उस इन्वेस्टमेंट ने कमाल का काम किया है। और इसके ठीक उलट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एसएमएल के नीचे आता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने रिस्क के हिसाब से काफ़ी रिटर्न नहीं दिया। इसका अल्फा नेगेटिव है, जो बताता है कि परफॉर्मेंस उम्मीद से कम रही है। वैसे एक एफिशिएंट मार्केट में लॉन्ग टर्म में अल्फा का एवरेज 0 के आसपास ही होना चाहिए। परफॉर्मेंस को मापने का एक और पॉपुलर तरीका है शार्प इंडेक्स। ये अल्फा से थोड़ा अलग है। जहां अल्फा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा को देखता है, वहीं शार्प इंडेक्स टोटल रिस्क को ध्यान में रखता है, मतलब सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक दोनों। इसे अक्सर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स या पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये देखने के लिए कि पर यूनिट टोटल रिस्क पर कौन बेहतर रिटर्न दे रहा है। देखिए, एक बात साफ है कि सीएपीएम कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है। ये एक आइडियल दुनिया की कल्पना करता है जो असल में तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये दशकों से फाइनेंस की दुनिया का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो संक्षेप में, सीएपीएम हमें सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देता है। ये हमें सिखाता है कि रिस्क को 2 हिस्सों में कैसे बांटें। बीटा के जरिए मार्केट रिस्क को मापने का एक स्टैंडर्ड देता है, एसएमएल के साथ एक क्लियर बेसलाइन सेट करता है, और अल्फा के जरिए परफॉर्मेंस को जांचने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। ये सिंपल है, एलिगेंट है और आज भी बहुत यूजफुल है। और इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सीएपीएम एक आइडियल फाइनेंशियल दुनिया का एक बहुत ही सुंदर नक्शा है, लेकिन असली दुनिया में मार्केट्स हमेशा एफिशिएंट नहीं होते। उनमें इमोशंस होते हैं, गलतियां होती हैं और वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। और ये समझना कि ये सारी कमियां इस सिंपल से मॉडल को कैसे प्रभावित करती हैं, बस यहीं से इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है।